नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में स्वागत है आपका। मैं ताबिश हुसैन, अदिति हमारे साथ हैं और खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी रामपुर के लिए आज निकल चुकी हैं। प्रियंका किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसान नवरीत सिंह के परिवार से मुलाकात करने के लिए जा रही हैं। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान नवरीत की मौत हो गई थी। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम की जानकारी मिलते हुए प्रशासन यहां पर चौकन्ना हो गया है। आपको बता दें कि नवरीत के परिवार का आरोप है कि उसकी मौत पुलिस की गोली लगने से हुई थी, जबकि प्रशासन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके शरीर में गोली के कोई निशान नहीं मिले थे। प्रदर्शन के दौरान नवरीत का ट्रैक्टर पलट गया था, जिसके बाद उनकी जान चली गई थी। वो कुछ दिनों पहले ही भारत लौटे थे और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। परिमल, कहाँ पहुंचा है अभी प्रियंका गांधी का काफिला? आप बता रहे हैं कि काफी गाड़ियां हैं इस काफिले में और कितनी देर अभी बची हुई है वहां पहुंचने में और प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? देखिए, इतना ही नहीं है अदिति, जगह जगह पे जहाँ जहाँ से काफिला गुजर रहा है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी हौसला अफजाई कर रहे हैं, सड़कों के किनारे से खड़े होकर बैनर्स पोस्टर्स लेके। और फिलहाल अभी की जो स्थिति है वो करीब 74 किलोमीटर दूर है। मैं मुरादाबाद के आसपास है, करीब 1.5 घंटे का वक्त दिखा रहा है कि यहाँ से रामपुर पहुंचने में करीब 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। सुबह में जब ये काफिला निकला था तो सैकड़ों गाड़ियां थी उसमें, वो कार्यकर्ता थे, हमारे जैसे जर्नलिस्ट थे, और वो जो है जैसे जैसे अलग अलग इलाकों से गुजर रही है उसमें और भी लोग शामिल होते गए, क्योंकि इस बात को इसलिए पुख्ते तौर पे कहा जा रहा है क्योंकि बैनर्स पोस्टर जो गाड़ियों पे लगे होते हैं उसमें इलाकों के नाम भी हैं, और जैसे जैसे वो गुजर रही हैं कई गाड़ियां और भी शामिल होती जा रही हैं। तो एक बहुत लंबा जो गाड़ियों का काफिला है वो चल पड़ा है रामपुर की ओर, और ये उम्मीद करनी चाहिए कि अभी से वक्त करीब 1.5 घंटे बाद 10:30-11 के आसपास तक रामपुर के उस गांव में होंगे जहां पे अंतिम अरदास में प्रियंका गांधी शामिल होने वाली हैं। इस बीच में एक खबर भी यहाँ पे आई जब हमने देखा कि टोल, जब गढ़मुक्तेश्वर का टोल था वहां पे कुछ एक गाड़ियां टकरा दी गई, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है और ये काफिला लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन के इंतजाम की बात करेंगे तो कई मौकों पे हमने देखा है कि रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब हम लोग ITO होते हुए, लक्ष्मीनगर होते हुए आनंद विहार के पास आए तो आसानी से उत्तर प्रदेश की सीमा में ये गाड़ियां दाखिल हो गई और ये लगातार बढ़ रही है। कुछ पुलिस जो है, इलाके के पुलिस, वो भी इस काफिले में दिखे कि जिन जिन इलाकों से गुजर रही है, तो पुलिस का काम भी होता है तमाम चीजों को देखना, तो उनकी गाड़ियां भी इस काफिले में दिखी, जो प्रदेश की गाड़ियां हैं, जो प्रदेश पुलिस है। लेकिन फिलहाल जो है यही कह सकते हैं कि करीब 1.5 घंटे के वक्त में हम पहुंच सकते हैं रामपुर, प्रियंका गांधी का काफिला पहुंच सकता है और हम भी उसी काफिले में शामिल हैं। शुक्रिया परिमल आपका सब जानकारी के लिए। तो परिमल आपको जानकारी दे रहे थे कि प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, रामपुर वो जा रही हैं और करीब 1 घंटे का वक्त उनको लगेगा रामपुर पहुंचने में। दिल्ली की केजरीवाल सरकार किसानों के साथ अब और डटकर खड़ी होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में लगी DTC की बसें हटाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने पुलिस ड्यूटी में लगी सभी 576 बसों को डिपो में लौटाने का निर्देश दिया है। DTC की इन सभी बसों का इस्तेमाल किसान आंदोलन में आवाजाही के लिए अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां कर रही थी, और दिल्ली पुलिस जहां केंद्र सरकार के दायरे में आती है वहीं DTC दिल्ली सरकार के अंदर आती है। तो एक तरह से ये टकराव भी यहाँ पर हो सकता है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए। शरद, हम लगातार देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार किसानों के साथ है, चाहे वो सुविधाओं देने का मामला हो जहां पर प्रदर्शन चल रहा है, चाहे वो संसद में आवाज उठाने का मामला, और अब यहाँ पर DTC बसों का मामला है। तो एक बार फिर यहाँ पर क्या टकराव देखने को मिल सकता है, या क्योंकि ये दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी? देखिए, अभी हमें इंतजार करना होगा कि टकराव होगा या नहीं। जहां तक अधिकार क्षेत्र का मामला है तो पूरी तरह से ये मामला चुनी हुई सरकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि उपराज्यपाल के पास जो 4 इलाके हैं यानी एरिया हैं वो हैं लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, पुलिस और सर्विसेज। तो इनके अलावा जो भी हैं वो चुनी सरकार के अधिकार होते हैं। तो अधिकार के मामले में टेक्निकली तो ये सब चुनी हुई सरकार का है। पहले हमें समझना होगा कि ये जो बसें हैं ये किस काम के लिए लगाई गई थी। अदिति, कोरोना से लेकर अभी तक अलग अलग समय पर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से DTC की बसें ली थी। कोरोना के समय में हमने देखा था कि जो कोरोना के मरीज हैं उनको इन बसों में ले जाया जाता था। अभी हमने देखा कि इसमें जो अलग अलग एजेंसियां हैं, चाहे वो पुलिस बल हैं, उनको आना जाना करना होता था तो वो DTC बस में आना जाना करते थे। साथ ही अगर कहीं प्रदर्शनकारी पकड़े जाते
तो उनको इन बसों में पकड़कर और थाने तक ले जाने का प्रबंध जो है वो करना था। लेकिन हो ये रहा था अदिति इसके अंदर कि ये बसें जो हैं एक तरह से बैरियर का भी काम कर रही थी, किसानों को रोकने के लिए बसें भी लगाई गई थी। और इसीलिए हमने देखा कि जब 26 जनवरी को हिंसा हुई थी तो डीटीसी की कई बसों में जो है तोड़ फोड़ भी हुई थी। तो अब दिल्ली सरकार का ये कहना, और उसी दौरान जो है ये सबकी नजर में आई डीटीसी बसें कि ये बसें तो दिल्ली सरकार की हैं जो दिल्ली पुलिस ने अपने यहां लगाई हुई हैं, यानी कि दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस की मदद कर रही है। तो अब दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली की केजरीवाल सरकार जो है वो कहीं ना कहीं बचना चाहती है ये देखने से कि वो दिल्ली पुलिस का समर्थन दे रही है या किसानों के किसी भी तरह के विरोध में है। तो इसलिए अब दिल्ली सरकार ने मांग की है कि जो दिल्ली पुलिस को बसें मिली हुई हैं वो लौटाई जाएं। कहा तो यह गया है कि क्योंकि दिल्ली के अंदर कोविड की स्थिति है और किसी को भी जो यात्री हैं जो ट्रैवल करते हैं बस के अंदर, उनको सिर्फ बैठकर ही जाने की अनुमति है, खड़े होकर कोई जा नहीं सकता। तो यात्रियों को दिक्कत हो रही है, इस वजह से बसें वापस मांगी गई है। लेकिन हम सब जानते हैं कि क्योंकि खुलकर आम आदमी पार्टी किसानों के समर्थन में खड़ी हुई है तो इसके अंदर राजनीति से भी हम इनकार नहीं कर सकते। अदिति, शुक्रिया शरद आपका इस सब जानकारी के लिए। तो डीटीसी की सभी जो बसें दिल्ली पुलिस इस्तेमाल कर रही थी या जो फोर्सेस इस्तेमाल कर रही थी उनको वापस यहाँ पर लेने का फैसला किया गया है। ब्रेक के लिए रुकते हैं। किसानों के आंदोलन का आज 71वां दिन है और दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर जैसी किलेबंदी की है उससे 100 कदम का फासला कई किलोमीटर में तब्दील हो गया है। बाढ़ के एक तरफ आंदोलनकारी किसान हैं तो दूसरी तरफ पुलिस ने क्रेन से नेशनल हाईवे 44 खोलकर बड़े बड़े नुकीले सरिये लगा दिए हैं। और इन तस्वीरों को आपने देखा है जिसको लेकर कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं, कई लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर सड़क को खोदकर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, कीलें लगाई गई हैं और यहाँ का जायजा लिया हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। 13 किलोमीटर उनको चलना पड़ा इस रिपोर्ट के लिए। आप देखिए उनकी रिपोर्ट। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं। ये पहला बैरिकेड है जो दिल्ली की तरफ से लगाया गया है। यहाँ से आगे जाना किसी को भी अलाउ नहीं है। देखिए ये मोटरसाइकिल से है, इनको भी जाने नहीं दिया जाएगा। इनको यहाँ से बोल दिया गया है कि आप वापस चले जाइए, यू टर्न ले लीजिए। मीडिया को भी अंदर अलाउ किया गया है, वो भी गाड़ियाँ यहाँ पर रोक ली जाती हैं मीडिया की। यहाँ गाड़ी खड़ी करके हम लोग अपना आई कार्ड दिखा करके इस तरीके से अंदर जाते हैं। मीडिया को आई कार्ड दिखाकर जाने के लिए अलाउ किया गया है। हमें 4 किलोमीटर जाने के बाद गांव के अंदर से जाना पड़ता है प्रोटेस्ट साइट तक पहुंचने के लिए, अंदर अंदर गलियों से। दिल्ली पुलिस ने पूरे सिंघू बॉर्डर को कुल 4 जोन में बांट रखा है। यहां से सिर्फ पुलिस वाले और मीडिया कर्मी ही अंदर जा सकते हैं। रास्ते में हमें आसपास के तमाम गांव वाले मिले जो 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर काम पर जा रहे थे। आप सर कहाँ रहते हैं? मैं सिंघू गांव में रहता हूँ। सिंघू गांव में रहते हैं, ड्यूटी जा रहे हैं? हाँ जी सर। सर कितना पैदल चलना पड़ रहा है आप लोगों को? मान के चलिए कम से कम 3-4 किलोमीटर तो जाना ही पड़ता पैदल डेली। मैं भी सर 7-8 किलोमीटर आता हूँ, टीडीआई से आता हूँ। 8 किलोमीटर पैदल चल करके आ रहे हैं हाँ, ड्यूटी जाने के लिए? ड्यूटी जा रहा हूँ सर दिल्ली। और अगला बैरिकेड जो लगभग है यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, ये जोन 1 है, वो जोन 2 बताया जाता है। लेकिन 2 दिन से पुलिस द्वारा लगाई गई कीलों को दिखा रहे मीडिया कर्मियों को अगले बैरिकेड से आगे जाने पर रोक लगा दी गई है। क्या एंट्री मना है? हम लोग मीडिया को तो जाने देते हैं पैदल। मीडिया को मना कर रखा है। लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है प्रोटेस्ट साइट, वहां तक किसी को जाने की अनुमति नहीं है। यानी अगर मीडिया को पुलिस की तैयारियां और लोहे के कांटे दिखाने हैं तो उसकी मनाही है। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने हमें रोक दिया है। तो जो तमाम बगल में खेतों के रास्ते हम लोग अंदर जाएंगे लगभग 4 से 5 किलोमीटर चल करके, और यहाँ पर भी ऐसी लोहे की तारें लगा दी गई हैं जिनको उठा करके हम लोग अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। और रोज़ ऐसे ही जो तस्वीरें दिखाने के लिए अंदर घुसते हैं हम लोग।
अब हम खेतों से होकर के सिंघू गांव आ गए हैं। यहाँ पर बीच बीच में पुलिस की तैनाती भी की गई है कि अगर कोई किसान आता दिखे तो उसको भी रोक दिया जाए। खेतों से होते हुए 2.5 किलोमीटर लगभग अब हरियाणा की सीमा में पहुंच चुके हैं। ये एमसीडी का टोल नाका है जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है और यहाँ से अब ये हरियाणा की सीमा शुरू हो गई है और यहाँ से कोंडली इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो जाता है। इन पतले रास्तों में घूम घूम कर गाँव वाले भी दिल्ली पहुँचने की कोशिश करते नजर आए। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये कोंडली इंडस्ट्रियल एरिया है, सोनीपत इलाका, और यहाँ से लगभग गलियों पर चलते चलते अंदर ही अंदर तमाम इंडस्ट्रियल एरिया है, उससे गलियों से होते हुए हम प्रोटेस्ट साइट तक पहुँचेंगे। हम किसी तरह अंदर फैक्ट्रियों के बीच से उस बैरिकेड तक पहुंचे जहां से किसानों का आंदोलन चल रहा है। तस्वीरें कुछ ऐसी थीं कि रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस एक कांटों की दीवार बनाने के बाद एक नई दीवार बनाने के लिए नेशनल हाईवे को क्रेन से खोद रही थी। नुकीले करके लोहे के सरिये भी किसानों की तरफ लगा दिए गए हैं। हमें लगा कि हम दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर की बजाय किसी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर आ गए हैं। लगभग 6 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पहुँचे हैं और ये देखिए पूरी कंक्रीट की दीवार बना दी गई है और उसके ऊपर कांटे लगाए गए हैं। इसके अलावा जो है और खुदाई की जा रही है और खुदाई करके ये देखिए ये कागज से और ये जो कपड़े से ढके गए हैं, ये लोहे के सूजे हैं जिसको ढक दिया गया है और एक और जो है सड़क की खुदाई की जा रही है और इसके आगे एक और दीवार बनाई जाएगी। देखिए कंक्रीट की दीवार बना दी गई है। अगर आपको यहाँ पर महसूस ये होता है कि किस चीज़ की तैयारी की जा रही है, जाहिर सी बात है यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। सोचिए ये हाईवे है जिसको खोदा जा रहा है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है जिसको खोदा जा रहा है। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये दीवार टूटनी चाहिए थी, ये दीवार अविश्वास की दीवार टूटनी चाहिए थी, लेकिन ना कहीं इन दीवारों पर और कांटे लगा करके, ये लोहे के सरिये लगा करके इस दीवार को और गहरा कर दिया गया है और ज़्यादा खाई है वो बड़ी कर दी गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि खाई पटनी चाहिए थी और खाई पटनी चाहिए थी विश्वास से। ये तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए वापस हमें अंदर से 6 किलोमीटर चलकर दिल्ली आना पड़ा क्योंकि किसानों के आंदोलन में इंटरनेट बंद है। सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं एनडीटीवी की नई मुहिम की। एनडीटीवी और ल्यूमिनस लोगों से बिजली दाता बनने की अपील कर रहे हैं क्योंकि अगर आप ऊर्जा बचाएंगे तो कल ज्यादा ऊर्जा पाएंगे। दिल्ली के आर्किटेक्ट नीलांजन भोवल बता रहे हैं कि कैसे घरों को पर्यावरण और ऊर्जा के लिए ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है उनका अपना घर। हर तरफ एलईडी लाइट्स और ये सब सौर ऊर्जा पर चल रही हैं। बड़ी बड़ी खिड़कियों से छनकर आती रोशनी और घर के अंदर ढेर सारे पौधे ताकि अंदर ठंड रहे। दक्षिण दिल्ली में ये घर नीलांजन भोवल का है जो डिजाइन कंसोर्टियम कंपनी के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं और 27 सालों से ऊर्जा सक्षम इमारतें बना रहे हैं। सबसे पहले 3 चीजें हम देखते हैं ग्रीन बिल्डिंग में: रिड्यूस, रिसाइकिल, रीजनरेट। जहां तक हो सकता है हम रिसाइकिल्ड मटेरियल्स यूज करते हैं क्योंकि उसमें भी एनर्जी सेव होता है। रिड्यूस करते हैं हर तरह से कंजम्पशन को, बिजली के कंजम्पशन को, पानी के कंजम्पशन को और हर तरह के नेचुरल रिसोर्सेज के। और उसके बाद हम रीजनरेट करते हैं। ये टेरेस लॉन भी अपने आप में खास है क्योंकि इसके नीचे 1 फीट तक मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है जो इंसुलेशन की तरह काम करती है और इसके नीचे वाले कमरे का तापमान 5 से 6 डिग्री तक कम कर देती है। बड़ी खिड़कियों से रोशनी तो बहुत आती है लेकिन साथ ही गर्मी भी उतनी ही आ जाती है। लेकिन इसका भी इलाज है। खिड़कियों के 2 शीशों के बीच में वैक्यूम बनाने से यह समस्या भी सुलझ जाती है। जो किचन का वेस्ट निकलता है, ऑर्गेनिक वेस्ट, उसको हम कंपोस्ट करके, रिसाइकिल करके मैन्योर बनाते हैं जो लॉन में, खाद में या किचन गार्डन में हम यूज कर रहे हैं।
उसके बाद जो पानी निकलता है हमारे वॉशरूम से, किचन से, उसको भी रिसाइकिल करते हैं, उसको ट्रीट करके वो पानी हम लैंडस्केपिंग में यूज कर सकते हैं। सोलर पैनल से हम काफी सारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। छत पे आपने देखे हैं सोलर पैनल्स हैं, जिससे अबाउट 4.5 किलोवाट जनरेट होता है और ये ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम कहलाता है। एक वक्त था जब ग्रीन घर भविष्य में बहुत दूर की बात लगता था, लेकिन वो भविष्य अब वर्तमान बन चुका है। जितनी ऊर्जा बचेगी उतना ही पर्यावरण का फायदा होगा। कैमरामैन अशोक महाले के साथ अरुण सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त हो चला है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको एक पोल दिखाते हैं जिसमें आप अपनी पसंद की खबरें चुन सकते हैं। तो आज टॉप न्यूज पे सबसे पहली खबर है किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई। ट्रैक्टर परेड में मारे गए किसान नवनीत सिंह से उनके परिवार से मिलने पहुंच रही है प्रियंका गांधी और बड़ा काफिला उनका जा रहा है और प्रशासन अच्छा खासा चौकन्ना हो गया है। दूसरी खबर है राकेश टिकैत से जुड़ी हुई, जिन्होंने कृषि कानूनों को लेकर जींद में हुई महापंचायत में कहा कि फिलहाल तो हम कानून वापसी की बात कर रहे हैं, गद्दी वापसी की बात करेंगे तो मुश्किल होगी। तीसरी खबर है विदेशी हस्तियों के खिलाफ ट्विटर पर अब देसी सेना उतर गई है। एक तरह से सरकार के बाद अब तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी ट्वीट करने लगे हैं। चौथी खबर है दिल्ली पुलिस की ड्यूटी से हटाई गई हैं डीटीसी की बसें, क्योंकि दिल्ली पुलिस उन्हें लगातार किसान आंदोलन के वक्त इस्तेमाल कर रही थी। पांचवी खबर है किसान नरसंहार हैशटैग पर ट्विटर को सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई है कि तमाम कंटेंट को और जो अकाउंट से उनको ब्लॉक किया जाए, नहीं तो ट्विटर पर कार्रवाई होगी। इनमें से कौन सी वो खबर है जो आप देखना चाहते हैं, इस पोल में जरूर हिस्सा लें और उस पर चुने उस खबर को। हम एनडीटीवी इंडिया पर आपको दिन भर विस्तार से दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।